हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरोगा के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं और आप लोगों के उत्साह को देखते हुए निश्चित ही मैं नियमित रूप से वीडियो देने का प्रयास करता हूं, लेकिन पिछले 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मुझे खेद है। मेरे एक भाइयों ने कमेंट किया था कि सर, कई विद्यार्थियों के ग्रुप के साथ वीडियो को नियमित रूप से देखा करता हूं, आप वीडियो रोज अपलोड किया करें। मैं उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस प्रकार के रिक्वेस्ट को लेकर के कमेंट किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं निश्चित ही आपके इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करता हूं। वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन कभी कभार किसी अन्य कामों की व्यस्तता की वजह से यदि वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊं तो इसके लिए नाराज नहीं होइएगा। और अब तक भी हमारे किसी भाइयों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है, यानी 10 डिग्री चैनल जो है किस किस को विभाजित करता है। पहला विकल्प है लघु अंडमान और कार निकोबार को, विकल्प बी है इंदिरा पॉइंट और कार निकोबार को, विकल्प सी है अंडमान और कोको द्वीप को, और डी है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का द्वीप है उसको। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 10 डिग्री चैनल जो है विभाजित करता है लघु अंडमान और कार निकोबार को। यदि आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर ध्यान दें तो मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के बीच में जो एक चैनल है, ठीक है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो इस चैनल को 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। लेकिन इसको और बारीक से देखा जाए तो अंडमान को मूल रूप से 3 भाग में बांटा गया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और लघु या दक्षिणी अंडमान। ठीक है, उसके बाद इसके तुरंत बाद एक छोटा सा है जिसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। ठीक है, और इसके बाद जो यहां से 10 डिग्री चैनल गुजरा, उसके बाद निकोबार द्वीप समूह जब शुरू होता है तो सबसे पहला है कार निकोबार। इसमें छोटे से द्वीप को क्या बोलते हैं, पहले को कार निकोबार, यानी लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री चैनल गुजरता है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आज का दूसरा यानी 62वें नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को वीदर स्थानांतरित किया था। तो पहला विकल्प है फिरोज शाह बहमनी, दूसरा विकल्प है हसन गंगू, विकल्प तीसरा है महमूद गवान और चौथा विकल्प है अहमद शाह बहमनी। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, अहमद शाह बहमनी। आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या को। अहमद शाह बहमनी ने वारंगल पर आक्रमण किया और उसको अधिकृत प्रदेशों को अपनी सल्तनत में मिला लिया। नवविजित प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए वह राजधानी को गुलबर्ग से वीदर स्थानांतरित कर लिया। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। विकल्प ए सिक्योरिटीज में व्यापार करना, विकल्प बी विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, विकल्प सी सोने का व्यापार करना और विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या को। आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने अथवा घटाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग करती है। फिर से सुनिएगा, आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने या घटाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रिया के तहत आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य स्वीकृत बिल्स का क्रय विक्रय करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज व्यापार करना। ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशय है, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 64, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य से संबंधित व्यक्ति कौन था। विकल्प एक है आपका आसफ अली, बी बलदेव सिंह, सी एच.सी. भाभा और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प
डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि और खाद्य किसे प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आइए नेक्स्ट चलते हैं 65 पर। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर को होगा। विकल्प ए शुष्क बर्फ में, बी तरल ऑक्सीजन में, सी तरल नाइट्रोजन में और डी तरल अमोनिया में। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी तरल नाइट्रोजन में। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को यानी स्पर्म को कहाँ संरक्षित रखा जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में। आइए सुन लेते हैं इसकी व्याख्या को। कृत्रिम विधि से नर पशुओं से वीर्य एकत्रित करके मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। इसमें चुने हुए अच्छे नस्ल के सांड से वीर्य को एकत्रित किया जाता है। संचित किया हुआ वीर्य तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ हो गया उत्तर आपका तरल नाइट्रोजन में कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को संरक्षित रखा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट 66 पर। कौन सा समारोह नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक माना जाता है या अंत का प्रतीक है? पहला है ए बीटिंग द रिट्रीट, बी है भारतीय वायुसेना द्वारा फ्लाइट फास्ट, विकल्प सी है गणतंत्र दिवस परेड, विकल्प डी है राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का संबोधन। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए वेटिंग द रिट्रीट। वेटिंग द रिट्रीट जो है नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के अंत का प्रतीक माना जाता है। आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या को। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित किया जाता है। वेटिंग द रिट्रीट समारोह जो गणतंत्र दिवस के लगभग सप्ताह भर चलने वाले उत्सव के अंत का प्रतीक है। वेटिंग द रिट्रीट में बजाया जाने वाला गाना अवॉइड विद मी को अब हटा दिया गया है, जबकि अवॉइड विथ मी जो है पहले वेटिंग द रिट्रीट में बजाए जाने वाले गानों में से शामिल था, अब इसको हटा दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि किसको हटा दिया गया है? अवॉइड विथ मी को। आइए नेक्स्ट चलते हैं 67 पर। लाहौर में 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? विकल्प ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प बी मोतीलाल नेहरू, विकल्प सी अंबिका चरण मजूमदार, विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी जवाहरलाल नेहरू। लाहौर में यानी वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? विकल्प ए लॉर्ड विस्काउंट, बी विंस्टन चर्चिल, सी ग्रैनविले ऑस्टिन, डी वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प आपका ए लॉर्ड विस्काउंट। यानी कि संविधान सभा को भारत के द्वारा तैयार किया गया संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय जो है लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या को। लॉर्ड विस्काउंट ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? विकल्प ए झारखंड, विकल्प बी केरल, विकल्प सी ओडिशा और विकल्प डी आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी केरल। भारत का केरल राज्य जो है कि थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या को। थोरियम आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी का प्रथम तत्व है। थोरियम आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी का प्रथम तत्व है। इसका संकेत TH होता है और परमाणु संख्या 90 यानी 90 है। इसकी खोज 1828 में वर्जिलियस ने किया था। मोनेंजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और थोरियम के अयस्क में केवल एक समस्थानिक
जिसका द्रव्यमान 232 पाया जाता है, जो इसका सबसे स्थिर समस्थानिक है। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा स्रोत के रूप में, इसका मतलब थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। केरल में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। अतः यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि कौन सा राज्य थोरियम का उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आइए चलते हैं नेक्स्ट 70 पर। सेब का लाल रंग किस वर्णी लवक की उपस्थिति के कारण होता है? तो सेब का लाल रंग होने के लिए 4 विकल्प है आपके पास, कैरोटीन, जेंथोफिल, लाइकोपिन और एंथोसाइनिन। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका एंथोसाइनिन। यानी सेब के लाल रंग होने के लिए जो जिस वर्णी लवक की आवश्यकता है उस वर्णी लवक का नाम है एंथोसाइनिन। जैसा आप लोग जानते होंगे पहले से कि कैरोटीन गाजर का लाल होने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कैरोटीन नामक वर्णी लवक जो है गाजर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद लाइकोपिन जो है यह लाल रंग के लिए, टमाटर के लाल रंग होने के लिए उत्तरदायी वर्णी लवक है। तो इस प्रकार से यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका एंथोसाइनिन। आइए नेक्स्ट चलते हैं 71 पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है? विकल्प ए है एपिकल मेरिस्टेम, विकल्प बी है एस्क्लेरेनकाइमा, विकल्प सी है जाइलम और विकल्प डी है फ्लोएम। तो इस प्रकार से यहां पर सही जवाब हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। यानी कौन सा उत्तक? तो एस्क्लेरेनकाइमा उत्तक जो है पौधे को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? ए टेफ्लॉन, बी पॉलीस्टायरीन, सी नियोप्रीन, डी पॉलीथीन। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी नियोप्रीन। आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या को। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा पॉलीमर होता है जो गर्म करने पर मुलायम होता है और ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाता है। कृत्रिम रूप से बनाए गए रबड़ को संश्लेषित रबड़ कहते हैं। कृत्रिम रूप से बनाए गए रबड़ को क्या कहते हैं? संश्लेषित रबड़ कहते हैं। संश्लेषित रबड़ का मुख्य उदाहरण ड्यूप्रीन, नियोप्रीन, थायोकॉल आदि है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका नियोप्रीन क्या है? संश्लेषित रबर है, ना कि थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं 73। किस गुप्त शासक ने राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो यहां पर आपका 4 विकल्प है, श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी स्कंदगुप्त। तो सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या को। गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक अस्तित्व का भी पता चलता है। रामगुप्त का छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था। उसने शकों को पराजित कर बड़े भाई रामगुप्त की विधवा से विवाह कर लिया। उदयगिरी गुहा अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का जो है पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों प्रकार से साम्राज्य का विस्तार किया था। उसने नाग राजकुमारी कुमेर नाग के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो इस प्रकार से यहाँ उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि किस गुप्त शासक ने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह करके नाग वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। निम्नलिखित में से कौन सी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? विकल्प ए रावी, विकल्प बी बास्पा, विकल्प सी स्फीति, विकल्प डी ब्यास। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा रावी। रावी जो है यह चिनाब नदी की सहायक नदी है, ना कि सतलज की। सतलज नदी की सहायक नदी बास्पा, स्फीति और व्यास है। आइए चलते हैं नेक्स्ट 75 पर। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो विकल्प ए है 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, सी है 72वां संविधान संशोधन और डी है 56वां संविधान संशोधन।
तो इस प्रकार यहां सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह मूल रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसमें नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल है। यह नागरिकों के आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र है। गौरतलब है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। तो इस प्रकार यहां सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। आइए चलते हैं नेक्स्ट 76 पर। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? विकल्प ए सिक्किम, विकल्प बी पश्चिम बंगाल, विकल्प सी असम और विकल्प डी मेघालय। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी असम। असम राज्य को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब आप मैप पर ध्यान देते हुए असम को देखेंगे तो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से 7 राज्यों, एक तो आपका असम ही हो गया, बाकी 6 राज्यों की सीमा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असम राज्य से जरूर लगता है। पूर्वोत्तर भारत के अलावा शेष भारत में जब आपको प्रवेश करना होगा तो आपको असम से होकर के ही गुजरना होगा, इसलिए पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार असम को कहा जाता है। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट 77 पर। लॉकजा निम्नलिखित में से किस रोग की अंतिम अवस्था है? तो लॉकजा किस रोग की अंतिम अवस्था है? विकल्प ए रोहिणी, विकल्प बी निमोनिया, विकल्प सी सिफिलिस और विकल्प डी टिटनेस। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी यानी टिटनेस। लॉकजा टिटनेस रोग की अंतिम अवस्था है। टिटनेस की अंतिम अवस्था को लॉकजा कहा जाता है। यह रोग बैसिलस टिटेनी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। यानी टिटनेस जीवाणु जनित रोग है और उस जीवाणु का क्या नाम है जिसके कारण टिटनेस फैलता है? तो बैसिलस टिटेनी, जो अधिकांशतः जंग लगे लोहे या घोड़े के लीद या मल में पाया जाता है। यह बैसिलस टिटेनी नामक जीवाणु कहां पर पाया जाता है? तो जंग लगे लोहे में और घोड़े के लीद यानी घोड़े के मल में पाया जाता है। यानी जब कभी भी आपका हाथ पैर कट जाता है तो वहां पर कटे स्थान पर जंग लगे लोहे को ना सटने दे और घोड़े के लीद वगैरह पर कटे हुए स्थान को ना ले जाएं, इससे आपको टिटनेस होने का खतरा बढ़ जा सकता है। इस रोग को यानी टिटनेस को धनुष टंकार भी कहा जाता है। टिटनेस का दूसरा नाम क्या हो सकता है? धनुष टंकार। आइए नेक्स्ट चलते हैं 78 नंबर प्रश्न पर। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? विकल्प ए यूरेनियम, विकल्प बी जल विद्युत, विकल्प सी हीरा और विकल्प डी बर्फ। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी यानी जल विद्युत। जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। सफेद कोयला का प्रयोग विशेष रूप से यूरोप में जल विद्युत के लिए किया जाता है, क्योंकि कोयला को छोड़कर किसी अन्य स्रोत की तुलना में इसकी ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता अधिक थी। यह शब्द एक फ्रांसीसी इंजीनियर एरिस्टाइड बर्जेस द्वारा गढ़ा गया था। नाम याद रखेंगे, जो जल विद्युत जो है यह किसके द्वारा गढ़ा गया था? फ्रांसीसी इंजीनियर एरिस्टाइड बर्जेस द्वारा गढ़ा गया था। उसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? विकल्प ए हरे जंगल से, विकल्प बी रेगिस्तान से, विकल्प सी घास के मैदान से और विकल्प डी पादप प्लवक पुंज से। तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी यानी पादप प्लवक पुंज से। तो अधिकतम ऑक्सीजन पादप प्लवक पुंज से उपलब्ध होता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 और आज के अंतिम प्रश्न पर। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? चावल, बी गेहूं, सी दालें और डी गन्ना। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी गेहूं, यानी कि हरित क्रांति का संबंध जो है गेहूं से है।
हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। और यदि कभी प्रश्न पूछा जाए कि हरित क्रांति का सबसे कम प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दाल पर। तो इस प्रकार आज के सेट नंबर 9 को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया, पूरे 20 प्रश्न को। और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए डेली एक सेट 20 प्रश्न के लेकर के उपस्थित हुआ करूंगा। नियमित रूप से आप वीडियो के साथ शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।